हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैंने दोनों चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि सीटेड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो देर ना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इस चैप्टर में हम बेसिकली दिल्ली की स्थापना से लेकर दिल्ली पर किन किन राजवंशों ने शासन किया इसके बारे में पढ़ेंगे और खलजी वंश तथा तुगलक वंश की शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। हमने चैप्टर 2 में कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा था जो कि बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? हमने पिछले चैप्टर तक चैप्टर नंबर 2 तक कहीं भी दिल्ली का जिक्र नहीं किया था। हाँ, हमने इतना ज़रूर पढ़ा था कि जो चौहान थे, चाहमान जिसे हम चौहान के नाम से जानते हैं, चौहान वंश के जो राजा थे उन्होंने दिल्ली अजमेर के आसपास शासन किया था। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। और जो हमने अभी तक दिल्ली की चर्चा नहीं की थी या फिर दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसका कारण यह है कि दिल्ली की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। ओके, तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। हमने चौहानों के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जो कि दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन कर रहे थे। उन्हें 12वीं सदी के मध्य में किन्होंने परास्त किया था? तोमरों ने परास्त किया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और तोमरों और चौहान के राज्यकाल में ही क्या हुआ कि दिल्ली वाणिज्य व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जैन व्यापारी रहते थे जो कि बहुत ही अधिक समृद्ध थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। और दिल्ली में दहलीवाल नाम से सिक्के ढाले जाते थे जो कि काफ़ी प्रचलन में था। ओके, यहाँ पे तालिका 1 दिया हुआ है जिसमें कि दिल्ली पर किन किन शासकों ने शासन किया था, किन किन राजवंशों ने शासन किया था, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार मैं आपको वो तालिका दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है तालिका 1 जिसमें दिल्ली पर किन किन शासकों ने शासन किया उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ओके, तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर 1165 ईस्वी तक तोमरों ने शासन किया, जिनमें कि अनंगपाल एक महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1130 ईस्वी से लेकर 1145 ईस्वी तक। उसके बाद दिल्ली पर चौहानों ने शासन किया जिनका शासनकाल 1165 से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा। और चौहानों में जो सबसे प्रमुख शासक हुए उनका नाम पृथ्वीराज चौहान था, जिन्होंने 1175 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन किया। चौहानों के बाद जो शासन आया वह तुर्की शासकों का आया, जिन्हें हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। और प्रारंभिक तुर्की शासकों में कौन कौन से प्रमुख थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, जिन्होंने 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद रजिया सुल्तान आई जो कि 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन की। और रजिया सुल्तान के बाद जो प्रमुख शासक हुए वह गयासुद्दीन बलबन हुए, जिन्होंने 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया। फिर इसके बाद खलजी वंश का शासन आया, जिन्होंने 1290 ईस्वी तक 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। और खलजी वंश के शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए उनमें थे एक जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। और अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। खलजी वंश के बाद तुगलक वंश आए
तुगलक वंश आए, जिनका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। और तुगलक वंश के शासकों में जो प्रमुख शासक हुए उनमें थे गयासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद तुगलक, जिनका शासनकाल 1324 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। और फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा। ओके। फिर तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया, जिनका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। और सैयद वंश के शासक में जो सबसे प्रमुख शासक हुए उनका नाम था खिज्र खां, जिनका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश के बाद फिर दिल्ली पर किनका शासन हुआ? लोधी वंश का शासन हुआ, जिनका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। और जो लोधी वंश के प्रमुख शासक थे उनका नाम था बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ओके। आप इस तालिका को एक बार ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अच्छे से इस तालिका को समझा दिया है। मैं जब भी आगे इन शासकों का नाम लूँ तो आपको ये तालिका ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 12वीं शताब्दी में तो दिल्ली की स्थापना हुई थी, लेकिन 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई जिसका नियंत्रण जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तालिका एक पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं, तालिका वन जो यहाँ पे दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे 5 वंशों का नाम दिया गया है जिससे दिल्ली सल्तनत का निर्माण हुआ। पहला है प्रारंभिक तुर्की शासक, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोधी वंश। इन्हीं 5 वंशों से दिल्ली सल्तनत का निर्माण हुआ था। ओके। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। जिन इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने बहुत सारे नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहली एक कोहना, सिरी और जहाँपना को पहचानिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है दहली एक कोहना, ये है यहाँ पे आप सिरी देख सकते हैं और यहाँ पे आप जहाँपना छोटा सा देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। इतिहास, तारीख जो कि एक वचन है और तवारीख जो कि तारीख का ही बहुवचन है, वह सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा, उस टाइम पे प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी। तो फारसी में इतिहास और तारीख या फिर तवारीख जिसे हम कहते हैं उसे लिखा गया था। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तवारीख के लेखक कौन लोग होते थे? सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे अच्छे खासे शिक्षित लोग होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। और ये जो तवारीख के लिखने वाले होते थे लेखक, वे घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन चलाने के लिए भी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ओके। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फ.के. मुदब्बिर ने लिखा था। 13वीं सदी के जो इतिहासकार थे फ.के. मुदब्बिर, उन्होंने उस समय के न्याय चक्र के बारे में क्या कुछ लिखा है वह यहाँ पर दिया गया है। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। राजा का जो काम था वह सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन कहाँ से आता था? किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से आता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, यानी कि उसको प्रमोट करें। ओके। यहाँ पे कुछ और बातें दी गई है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला है तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो। जो तवारीख के लेखक होते थे वे लोग विशेषकर नगरों में, उसमें भी दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। दूसरा है वे अक्सर अपने
इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। और ये जो तवारीख के लेखक होते थे, वे लोग जो तवारीख लिखते थे वह अक्सर अपने सुल्तान के लिए उनमें से ढेर सारे इनाम पाने की आशा से लिखते थे। तीसरा है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। और तवारीख के लेखक अक्सर अपने शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। और तवारीख के लेखक जो होते थे उनसे ऐसा नहीं था कि सभी लोग सहमत होते थे उनके विचारों से। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिन्हें उनके विचार पसंद नहीं आते थे। यहाँ पे जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद के बारे में बताया गया है कि किसे हम जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और लिंग भेद क्या होता है। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। जन्मसिद्ध अधिकार हम किसे कह सकते हैं? जो जन्म के आधार पर जो हम अधिकार पाते हैं उसे जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि कुलीन व्यक्ति जो होते हैं उनको, चूँकि वे लोग अच्छे परिवार में जन्म लेते थे, इसलिए उनको अच्छे परिवार में जन्म लेने के कारण ही शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता था। यहाँ पे लिंग भेद के बारे में भी बताया गया है। लिंग भेद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। और लिंग भेद किसे कहते हैं? स्त्रियों और पुरुषों के बीच जो सामाजिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर जो अंतर पाया जाता है उसे ही लिंग भेद कहा जाता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। और लिंग भेद का हम साफ साफ समझ सकते हैं इस उदाहरण के रूप में कि लिंग भेद के तौर पर पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसे ही हम लिंग भेद कह सकते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी 1236 ईस्वी में जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उनकी जो पुत्री थी रजिया, जिनका नाम रजिया था, वह सिंहासन पर बैठी, जिन्हें हम रजिया सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। जो उस समय के जो इतिहासकार थे जिनका नाम मिन्हाज ए सिराज था, उन्होंने खुद यह बात स्वीकार की थी कि चूँकि रजिया अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी चूँकि उस टाइम पे लिंग भेद का वातावरण था, लिंग भेद ज़्यादा प्रचलन में था, इसलिए मिन्हाज ए सिराज जो थे वह योग्य होते हुए भी रजिया को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। और जो लोग उपस्थित होते थे, जो दरबार में अन्य मंत्री थे, वे लोग भी रजिया को स्वतंत्र रूप से जो रजिया शासन कर रही थी उससे वे लोग प्रसन्न नहीं थे। और अंततः 1240 ईस्वी में रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज जो उस टाइम के लेखक थे वह क्या सोचते थे, यहाँ पे बताया गया है। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। मिन्हाज ए सिराज का मानना था कि जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है उसमें स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, उसके अंदर काम करना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के खिलाफ जाता है। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर क्या हासिल हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। रजिया अपने अभिलेखों में और सिक्कों पर क्या अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र जिसे हम वारंगल से जानते हैं में किसी समय किस वंश का शासन था? काकतीय वंश का शासन था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जिसका शासनकाल 1262 से 1289 ईस्वी तक रहा, के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। और काकतीय वंश की जो रानी थी जिसका नाम था रुद्रमा देवी, उसके व्यवहार से, उसके शासन से रजिया का शासन या फिर व्यवहार बिल्कुल भी विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। जो रुद्रमा देवी थी उन्होंने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। यह लोगों के बीच भ्रम फैलाया था कि वह एक पुरुष है, जबकि रजिया सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अपने अभिलेखों और
और सिक्कों में लिखा था कि वह इल्तुतमिश की बेटी थी। इसलिए इन दोनों के व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसका शासनकाल 980 से 1003 ईस्वी तक था। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। और एक महिला शासक और थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी, जिसका अर्थ होता है बड़ी बहन, उससे निकला है। और दिद्दा नाम किसने दिया था? उनकी प्रजा ने अपनी प्रिय जो रानी थी दिद्दा, जिसे हम जानते हैं, उनको स्नेह भरा नाम से यह संबोधन किया था, क्योंकि उस टाइम पर पुरुष प्रधान समाज था, लिंग भेद बहुत अधिक प्रचलित था। इसलिए दीदी को उन्होंने दिद्दा, जो वहाँ के प्रजा थे, उन्होंने दिद्दा नाम दिया था। ओके, बढ़ते हैं आगे। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र। अब हम खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन किस प्रकार का था, शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली सल्तनत चूँकि बहुत बड़ा था, साम्राज्य था, इसलिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान थे, उन्हीं जो इल्तुतमिश नामक सुल्तान और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? बंदंगा कहा जाता था, और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, और इन बदंगा को राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। चूँकि बदंगा जो गुलाम होता था सुल्तान का, वह पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होता था, इसलिए सुल्तान भी इन बदंगों पर या फिर गुलामों पर विश्वास कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे। बेटों से बढ़कर गुलाम, उस टाइम पर बेटों से बढ़कर गुलाम को माना जाता था। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। और उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि जो बुद्धिमान लोगों का ऐसा कहना था कि योग्य और अनुभवी जो गुलाम होते हैं वह बेटे से भी बढ़कर होते हैं। ओके, खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। खलजी और तुगलक वंश के जो शासक थे वह इन गुलामों का इस्तेमाल करते रहे और अपने पर जो आश्रित निम्न वर्ग के लोग थे उनको भी ऊंचे पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, और जो निम्न वर्ग के आश्रित लोग होते थे उन्हें सेनापति और सूबेदार जैसे ऊंचे पद दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। लेकिन इन कामों के फलस्वरूप क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आश्रित किसे कहा जाता है? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। आश्रित हम किसे कह सकते हैं? जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या फिर उस पर निर्भर हो। ओके, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। जो गुलाम और आश्रित होते थे वह अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन जो उनके संरक्षक या फिर मालिक होते थे, उनके जो उत्तराधिकारी होते थे, उनके प्रति उनकी कोई वफादारी नहीं होती थी। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, जिसके फलस्वरूप क्या होता था, जब नए शासक सिंहासन पर बैठते थे तो जो पुराने और नए सरदार होते थे उनके बीच टकराहट यानी कि उनके बीच विवाद शुरू हो जाता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। क्योंकि ये जो दिल्ली के सुल्तान होते थे वे नीचे तबके के लोगों को ऊंचे पद प्रदान करते, जिसके फलस्वरूप क्या होता था, ऊंचे वर्ग के लोगों को गहरा धक्का लगता था। इसके लिए जो फारसी तवारीख के लेखक थे उन्होंने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी
की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने वाले और बेचने वाले, कलाल किसे कहते हैं, शराब बनाने वाले और बेचने वाले को, फिरोज हज्जाज नामक नाई, मनका, तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। जो 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, जिनका नाम जियाउद्दीन बर्नी था, उन्होंने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के रूप में इसका उदाहरण दिया है। बढ़ते हैं आगे। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। जो पहले वाले सुल्तान होते थे उनके तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन इलाकों को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था, और इन्हें संभालने वाले अधिकार इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। और इन इक्ता को संभालने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुक्ति का कौन सा काम होता था, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। और जो मुक्ति होते थे, जो सैनिक सेवा प्रदान करते थे, उसके लिए वेतन वो कहाँ से प्राप्त करते थे, जो अपने इलाकों से राजस्व वसूल करते थे, उन्हीं से ये मुक्ति अपना वेतन प्राप्त करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। राजस्व में जो मुक्ति को रकम प्राप्त होता था, उससे ही वे अपने सैनिकों को वेतन देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। और मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा था कि उनका पद वंशानुगत ना हो, उन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए रखा जाए और थोड़े समय बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मुक्ति लोगों द्वारा जो राजस्व एकत्रित किया जाता था उसका हिसाब रखने के लिए, उसका ब्यौरा रखने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। और यह बात ध्यान में रखा जाता था कि मुक्ति राज्य निर्धारित कर देती थी, उसी के हिसाब से कर वसूलें और उसी के हिसाब से उसी की संख्या के अनुसार सैनिक रखें। ओके। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। जब दिल्ली के सुल्तान जो शहर से दूर आंतरिक इलाके थे उन्हें अपने अधिकार में ले लिया, तब उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ कि भू राजस्व का निर्धारण और वसूली का कार्य जो था वह राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। जो स्थानीय सामंत पहले कर लगाते थे उनसे यह अधिकार छीन लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसके विपरीत क्या हुआ, इन सामंतों को भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे, और जो कुछ पुराने सामंत या फिर जमींदार होते थे वह राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत दिल्ली के सुल्तान के पास ही नौकरी करने लगे।
उस समय 3 तरह के कर थे। उस समय कितने प्रकार के कर प्रचलित थे? 3 प्रकार के कर प्रचलित थे। पहला है कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। पहला कर कौन सा था? कृषि पर लगने वाला कर, जिसे खराज कहा जाता था और यह किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा था मवेशियों पर लगने वाला कर और तीसरा था घरों पर लगने वाला कर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था और यह जो चूँकि भारतीय उपमहाद्वीप बहुत बड़ा था, इसलिए जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके अधिकार से भारत का बहुत बड़ा जो हिस्सा था वह बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। चूँकि था वह दिल्ली से बहुत दूर था, इसलिए दिल्ली से बंगाल पर नियंत्रण करना कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के फलस्वरूप क्या हुआ कि यह क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं और इसके अलावा जो गंगा के मैदानी इलाके थे वहाँ भी इतने घने घने जंगल थे, ऐसे क्षेत्र थे जिसमें कि दिल्ली के सुल्तान दिल्ली सल्तनत की जो सेनाएं थी या फिर दिल्ली सुल्तान की जो सेनाएं थी वह पहुँचने में सक्षम नहीं हो पाती थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो वहाँ के स्थानीय सरदार थे या फिर वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उन्हीं लोगों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक जो थे सुल्तान, वह इन सुदूर इलाकों पर अपना अधिकार जोर जबरदस्ती करके तो जमा लेते थे, लेकिन यह अधिकार चूँकि बहुत दूर था इसलिए वहाँ से नियंत्रण करना मुश्किल होता था, इसलिए यह अधिकार कुछ ही दिनों तक रह पाता था, कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी जो अफ्रीकी देश मोरक्को है वहाँ से 14वीं सदी में जो भारत आए थे वहाँ के यात्री जिसका नाम इब्न बतूता था, उन्होंने सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में जो कुछ बताया है वह यहाँ पर एक पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। आपको मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। यहाँ पर इब्न बतूता के द्वारा सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में बताया गया है। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। जो चंगेज खां थे उनके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान ट्रांसऑक्सियाना, जिसे हम आधुनिक उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, पर आक्रमण किया और इसके फलस्वरूप ही जल्दी दिल्ली सल्तनत पर भी मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बहुत ही अधिक बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना करनी पड़ी और इससे मजबूर होकर इन आक्रमणों से बचने के लिए इन दोनों सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी। इनकी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी और इन्होंने इतना विशाल सेना खड़ा कर दिया था कि इतने विशाल सेना को संभालना इनके प्रशासन के लिए भी एक चुनौती हो गई थी।
15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब हम 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तालिका 1 जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे हमने देखा था कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर किन किन वंशों का शासन रहा था? सैयद और लोधी वंशों का शासन रहा था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। और तब तक क्या हुआ था? जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में जो स्वतंत्र शासक थे वह उठ खड़े हुए थे, वे सत्ता में आ गए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। और इन शासकों की जो राजधानियां थी वह समृद्ध थी और उनके राज्य फल फूल रहे थे, उन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे और इसी काल में क्या हुआ? अफगान और राजपूत जैसे नए शासक वर्गों का भी उदय हुआ। ओके, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। इस काल में स्थापित जितने भी राज्य थे उनमें से कुछ छोटे तो जरूर थे लेकिन शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चलता था। शेरशाह सूर जिसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा, ने भारत में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। शेरशाह सूरी ने अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं जिसका शासनकाल 1530 से लेकर 1540 और पुनः 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा, तक को चुनौती। शेरशाह सूरी के पास शेरशाह सूरी ने इतनी उन्नति कर ली, इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि उसने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और उन्हें युद्ध में परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था, जिसे हम सूरवंश के नाम से जानते हैं। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। जो सूरवंश था उन्होंने केवल 15 वर्ष तक ही दिल्ली पर शासन किया, लेकिन जो इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी के जो तरीके थे, जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर शासन कर रहा था, उन तरीकों को अपनाकर और भी उसको समृद्ध बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। जो महान सम्राट अकबर हुए, जिनका शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा, उन्होंने जब मुगल साम्राज्य का विस्तार किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में या फिर अपने आइडल के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।